नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा। जो भी आपका आगामी एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप इसे अध्ययनरत होंगे। आज साथियों इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम, कोई सीटेट का हो, टेट का हो, रेलवे, पुलिस, एसएससी, जिस भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी में जनरल साइंस आती है। और साथियों ये आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपको यहाँ से 100% एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न, किस प्रकार की तरंगों में कणों का दोलन तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन सी यांत्रिक तरंगे और ऑप्शन डी गैर यांत्रिक तरंगे। तो किस प्रकार की तरंगों में कणों का दोलन तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? यहाँ पे तो किस तरह की तरंगों में होता है साथियों? तो ये होता है आपका अनुप्रस्थ तरंगों में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब होगा अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। ठीक है, ये ज़्यादातर ठोस में चीज़ों में होती हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो याद रखिएगा तरंगों में कणों का दोलन तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। तो ऑप्शन अनुप्रस्थ तरंगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डाल्टन और ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम साथियों किसने दिया था? तो ये दिया था जूल, और इसलिए उनकी इकाई भी क्या होती है? जूल होती है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, जूल ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में लौह तत्व मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए हार्मोन निर्माण, ऑप्शन बी ऑक्सीजन परिवहन, ऑप्शन सी तंत्रिका संवेग और ऑप्शन डी ऊर्जा चयापचय। ठीक है, तो मानव शरीर में लौह तत्व मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? यानी हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है और हीमोग्लोबिन के लिए आयरन आवश्यकता होती है। तो यानी क्या होगा आपका? ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब होगा ऑक्सीजन परिवहन के लिए। तो मानव शरीर में लौह तत्व मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो ऑक्सीजन परिवहन, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में सिनेप्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए तंत्रिका संवेग का संचरण, ऑप्शन बी रक्त का परिवहन, ऑप्शन सी मांसपेशियों का संकुचन और ऑप्शन डी हार्मोन स्राव। तो मानव शरीर में सिनेप्स का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? ये क्या करता है? तंत्रिका संवेग का संचरण करता है, उसे नियंत्रित करता है। ठीक है, ये होता है सिनेप्स का मुख्य कार्य। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा मानव शरीर में सिनेप्स का मुख्य कार्य तंत्रिका संवेग का संचरण। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा हो, ख़राब लग रहा हो, जैसा भी लग रहा हो, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको अच्छे डेली आपको अच्छे क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मैं कराता रहूँगा जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें और आपका अभ्यास जारी रहे और अपने एग्जाम्स में आप 100% सफलता प्राप्त कर सकें। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5, किस यंत्र का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है? ये आपको बताना है। तो किस यंत्र का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी सीस्मोग्राफ, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो किस यंत्र का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है बैरोमीटर का। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए होता है, सीस्मोग्राफ आपका भूकंप नापने के लिए होता है और एनीमोमीटर वायु की गति नापने के लिए होता है और बैरोमीटर जो होता है वो वायु दाब मापने के लिए होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 6, कौन सी मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं? अनैच्छिक मतलब जिस पर हमारा वश नहीं चलता है। ऑप्शन ए कंकाली मांसपेशियां, ऑप्शन बी हृदय मांसपेशियां, ऑप्शन सी कपाल मांसपेशियां और ऑप्शन डी स्ट्राइप्ड मसल। जो कौन सी मांसपेशियां होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं? तो साथियों किस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता? हृदय पर नहीं होता, तो हृदय की मांसपेशियां। तो यही इसका सही जवाब होगा अनैच्छिक, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां जिन पर हमारे कंट्रोल में नहीं होती और ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं जिनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो हृदय जो मांसपेशियां होती हैं वो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी बोर और ऑप्शन डी चैडविक। तो किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया साथियों? तो इसका सही जवाब होगा आपको जे थॉमसन ने किया। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा थॉमसन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों वाला है? या उसमें
ये आपको बताना है। यानी कितने कमरे होते हैं हृदय में, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों वाला है। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो कितने चैम्बर होते हैं हृदय में? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। कंप्यूटर की सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी मेमोरी ड्राइवर और ऑप्शन डी ड्राइवर। तो कंप्यूटर की सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट साथियों इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कंप्यूटर की क्या काम करता है? ये मेमोरी का काम करता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ये इसमें मेमोरी का काम करता है। और मेमोरी का काम कौन करता है? ब्रेन। तो ये क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो कंप्यूटर की सीपीयू का किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा आपका ब्रेन से जानते हैं। किसे जानते हैं साथियों? ब्रेन से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी घास भूमि और ऑप्शन डी मरुस्थल। तो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है साथियों? तो ये आपकी पाई जाती है रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो वर्षा वन भी अगर हिंदी में लिखा हो तो वर्षा वन करिएगा, और इंग्लिश में लिखा हो रेन फॉरेस्ट तो रेन फॉरेस्ट में टिक करिएगा। और अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन लिखा हो तो साथियों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन टिक करिएगा। तो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11। किस प्रक्रिया में पौधे वातावरण से नाइट्रोजन का उपयोग योग्य रूप में प्राप्त कर पाते हैं? ऑप्शन ए अमोनिफिकेशन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन सी नाइट्रिफिकेशन और ऑप्शन डी डीनाइट्रिफिकेशन। तो किस प्रक्रिया में पौधे वातावरण से नाइट्रोजन का उपयोग योग्य रूप में प्राप्त कर पाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा साथियों नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन साथियों सहायक होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी विटामिन के सहायक होता है खून का थक्का बनने में। इसे याद कर लीजिएगा साथियों। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13। पौधों के किस ऊतक में सतत विभाजन की क्षमता होती है? ऑप्शन ए स्थायी ऊतक, ऑप्शन बी वर्धमान ऊतक, ऑप्शन सी प्रभावक ऊतक और ऑप्शन डी यांत्रिक ऊतक। पौधे के किस ऊतक में सतत विभाजन की क्षमता होती है साथियों? तो ये आपको याद रखना है, ये होता है वर्धमान ऊतक। यानी आपका ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब होगा। ये याद रखिएगा कि ऊतक जो है सतत विभाजन की क्षमता होती है पौधों के किस में? तो वर्धमान ऊतक। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 14। मधुमेह रोग में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? ऑप्शन ए एड्रेनालिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन और ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो मधुमेह रोग में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है साथियों? तो ये आपको याद ही होगा, ज़्यादातर लोग परिचित होंगे इंसुलिन से। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। मधुमेह रोग में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? इंसुलिन। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? ऑप्शन है मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हैजा और ऑप्शन डी खसरा। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो साथियों ये आपको बताना है। तो वायरस जनित आपका रोग कौन सा है यहाँ पे? ये है आपका खसरा। और बाकी ये सभी कैसे हैं? जीवाणु जनित है। मलेरिया, टाइफाइड, हैजा ये सभी। और आपका जो खसरा है वो कैसा है? ये वायरस जनित है, ठीक है, विषाणु जनित है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो प्रिपरेशन करने वाले हैं। मेरा प्रयास यही रहता है साथियों 15 से 20 मिनट में आपको अच्छे से 30 प्रश्नों का अभ्यास करा सकूं, प्रैक्टिस करा सकूं, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके और आपको 100% सफलता दिला सके। अगर आपके पास समय नहीं है तब भी आप इसको जॉगिंग करते समय, टहलते समय और खाना खाते समय, जो भी है, आप अगर वीडियो चला के केवल सुनते हैं 1 से 2 बार तब भी आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16। किस प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी गलन, ऑप्शन डी संघनन। तो किस प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन जो होता है। तो क्या होता है इसमें? ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 17।
कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी N2 और ऑप्शन डी H2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तो साथियों कौन सी है? SO2, क्योंकि SO2 गैस जो नमी के साथ मिलके ये क्या बना लेती है आपकी, जब जल के साथ मिला क्या बनती है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, H2SO4 बन जाता है, तो ये अम्ल वर्षा का रूप ले लेती है। तो यही इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 18। किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विचलन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन और ऑप्शन डी अपवर्तन। तो किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है साथियों? तो जो क्या होता है यहाँ से प्रकीर्णन होता है। तो जो नीले रंग का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन, उसका बिखराव ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, जो आकाश कैसा दिखाई देता है वो नीला दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी प्रकीर्णन की वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 19। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी ऊर्जा और ऑप्शन सी दूरी और ऑप्शन डी दबाव। तो एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? ज़्यादातर लोग इसको समय में ही टिक कर देते हैं, लेकिन समय नहीं होता साथियों, ये दूरी का पैमाना होता है प्रकाश वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दूरी का पैमाना है एक प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 20। ओजोन परत मुख्यतः सूर्य की किस किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद तो होगा सभी को, परावैंगनी किरणों से करती है, लेकिन किस प्रकार की परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है आपको बताना है। तो ओजोन परत मुख्यतः शब्द कहा है साथियों, यहाँ पे मुख्यतः याद रखिएगा, करती तो सभी से लेकिन मुख्यतः यहाँ पे लगा है। तो ओजोन परत मुख्यतः सूर्य की किस किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी और गामा किरण। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, मुख्यतः लगा है तो अल्ट्रावायलेट सी से मुख्यतः करती है, ठीक है, करती वो अल्ट्रावायलेट बी से है और ए से भी है, लेकिन ये क्या है, अल्ट्रावायलेट सी से हमारी मुख्यतः रक्षा करती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 21। किस दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलकर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो किस दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलकर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, अवतल दर्पण में यह प्रक्रिया होती है। तो याद रखिएगा इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अवतल दर्पण। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 22। किस प्रकार का बंधन नमक NaCl में पाया जाता है? बहुत ही घुमाने वाला प्रश्न है और एग्जाम्स में पूछा गया है, तो लोगों को कंफ्यूज कर देता है, तो लेकिन आप मत कंफ्यूज होइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सम संयोजक, ऑप्शन बी आयनिक, ऑप्शन सी धात्विक और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो किस प्रकार का बंधन नमक NaCl में पाया जाता है? देखिए बंधन मतलब घुमा के आपको कह दिया, यानी ये ब्रेक होता है, तो किस में ब्रेक होता है? Na+ और Cl-, तो यानी आयन में कन्वर्ट्स होता है। तो बस आपको ये याद रखना है, तो आयनिक याद रखना है आपको। तो किस प्रकार का बंधन नमक NaCl में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा आयनिक। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 23 आपका। सौर ऊर्जा का अधिकतम अवशोषण किस सतह द्वारा होता है? देखिए ये भी बहुत घुमा के प्रश्न आपसे पूछ लिया। ऑप्शन ए काली सतह, ऑप्शन बी सफ़ेद सतह, ऑप्शन सी धातु सतह, ऑप्शन डी कांच। तो सौर ऊर्जा का यहाँ पे अवशोषण की बात हो रही है, तो किस पर होता है? जितनी ज़्यादा जो चीज़ ब्लैक होगी वो उतना ही प्रकाश का अवशोषण करेगी। तो इसका सही जवाब होगा आपकी काली सतह, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 24। DNA प्रतिकृति किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए जीवन अवस्था, ऑप्शन बी S अवस्था, ऑप्शन सी G2 अवस्था और ऑप्शन डी M अवस्था। तो DNA प्रतिकृति किस अवस्था में पाई जाती है साथियों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना है। तो ये इसका सही जवाब होगा साथियों S अवस्था में जो DNA प्रतिकृति पाई जाती है वो S अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। साथियों मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चंस बनाए हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो, मुझे इससे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। किस पदार्थ की कठोरता मोहस पैमाने पर सबसे अधिक होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आया भी है एग्जाम्स में। ऑप्शन ए टोपाज, ऑप्शन बी क्वार्टज, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी कोरडम। तो किस पदार्थ की कठोरता मोहस पैमाने पर सबसे अधिक होती है साथियों? तो ये आपको बताना है। तो इसका जवाब होगा हीरा, ठीक है, सबसे अधिक कठोरता हीरे में होती है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 26। जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन और ऑप्शन डी वृत्ति। तो ये आपको बताना है साथियों। तो
जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है साथी? जब ध्वनि या कोई भी तरंग जाती है तो उसका जो उस माध्यम से विचलन हो जाता है ऊपर या नीचे, वो अपवर्तन कहलाता है। लेकिन परावर्तन क्या होता है? टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना, वो आपका परावर्तन होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहेगी, जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है परावर्तन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 27। ग्रीन पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो ग्रीन पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः किस भाग में पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28। किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों का राजा कहा जाता है? देखिए ये भी अब प्रश्न इस तरह से पूछने जाने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये तो सबको ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा गैस जब से ज़्यादा जिम्मेदार है, इससे भी पूछे जाए। लेकिन अब इस तरह से पूछ लिया गया कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन और ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों का राजा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक उत्सर्जन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस का राजा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है। ठीक है, सही जवाब होगा आपका ए। प्रश्न नंबर 29। किस ऊर्जा रूपांतरण में इलेक्ट्रिक मोटर कार्य करती है? ऑप्शन ए यांत्रिक से विद्युत, ऑप्शन बी विद्युत से यांत्रिक और ऑप्शन सी रासायनिक से विद्युत और ऑप्शन डी ऊष्मा से यांत्रिक। तो साथियों किस ऊर्जा रूपांतरण में इलेक्ट्रिक मोटर कार्य करती है? अभी तक बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, ये हमेशा पूछा भी जाता है क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला रहता है प्रश्न ये। तो किस ऊर्जा रूपांतरण में इलेक्ट्रिक मोटर? तो इलेक्ट्रिक, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक है तो विद्युत से चलेगी और उसको मशीनी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, तो विद्युत से यांत्रिक, ये आपको बताना है, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में करती है कन्वर्ट्स। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं साथियों, ज़रूर आप बताइएगा कैसा लग रहा है मेरी मेहनत, और अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको 100% सफलता आपके एग्ज़ाम्स में दिलाने की है, इसलिए मैं प्रतिदिन आपके लिए 2 वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ इतने बिजी शेड्यूल में भी, कि आप सभी को मैं पहुंचा सकूं कि मैंने भी ऐसे प्रिपरेशन की है, मेरे पास भी समय कम होता था तो मैं वीडियो को सुनकर चलाकर ऐसे ही, अगर तैयार हो रहा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ भी वीडियो चला लिया, सुन रहा हूँ, ऐसे काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मैं भी आशा करता हूँ जिनके पास कम समय होगा वो भी ऐसे अभ्यास कर लेंगे, बाकी आप अपनी किताबों से भी पढ़ते रहिए। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए स्लाइडन और स्वान, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी हुक और ऑप्शन डी पास्चर। तो किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए, स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये रहे साथियों आज के 30 अति महत्वपूर्ण विज्ञान के, सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आपके आगामी एग्जाम में 100% सफलता दिलाएंगे। साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।